हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल थ्योरी गुरु। तो आज हम करने जा रहे हैं बेटा बीकॉम 6 सेमेस्टर का सब्जेक्ट है इश्यूज इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, राइट। उसका एक टॉपिक है सोशल अकाउंटिंग। तो आज हम डिस्कस करेंगे सोशल अकाउंटिंग के बारे में। और ये जो चैप्टर है ये 2 पार्ट्स में वीडियोस आपको मिलेंगी इसकी, तो इसलिए ये जो है पार्ट 1 ऑफ सोशल अकाउंटिंग, राइट। तो सबसे पहले हम देखते हैं सोशल अकाउंटिंग होता क्या है। सोशल वर्ड आपको पता ही है किसके साथ डील करता है, रिलेटेड टू सोसाइटी, वेरी राइट। एंड अकाउंटिंग मीन्स जब हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं कि क्या हमारे पास जा रहा है, आ रहा है और क्या हमसे जा रहा है, ठीक है। तो सोशल अकाउंटिंग में क्या है बेटा, ये देखा जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म करी जा रही हैं या जो भी प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशन कर रही है, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है सोसाइटी के ऊपर, ठीक है। और इसके अंदर एक कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्टेक्स्ट के ऊपर जो है कंसिडर किया जाता है। कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्टेक्स्ट को क्या है, वो सस्टेनेबिलिटी। पहले समझ लेते हैं सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या होता है। सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है कि कहीं ऑर्गेनाइजेशन नेचुरल रिसोर्सेज को डिप्लीट तो नहीं कर रही और कहीं वो इकोलॉजिकल बैलेंस को खराब तो नहीं कर रही। तो ज्यादा फोकस किसके ऊपर किया जाता है, दैट इज सस्टेनेबिलिटी के ऊपर। और ये जो सस्टेनेबिलिटी है, ये देखो, ये दोनों के लिए जरूरी है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी जरूरी है और सोसाइटी के लिए भी जरूरी है। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन भी अगर अपने रिसोर्सेज जो है वो वेस्ट कर देगी, खराब कर देगी, तो ऑर्गेनाइजेशन को भी लॉसेस बियर करने पड़ेंगे। तो इसलिए सोशल अकाउंटिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है दोनों के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी और सोसाइटी के लिए भी। और जो ये सोशल अकाउंटिंग होती है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम इवैल्यूएशन। क्यों? इवैल्यूएशन क्या होता है? इवैल्यूएशन हम कहते हैं ना, जब आप लोग पेपर्स देते हो, ठीक है, और आप बाहर का कोई एक्सटर्नल एग्जामिनर आके उनको चेक करता है, तो वो जो आपकी इवैल्यूएशन होती है वो बाहर का पर्सन करता है। लेकिन जो सोशल अकाउंटिंग है वो एक इंटरनली जनरेटेड प्रोसेस है, ठीक है, इंटरनली ही जनरेट की जाती है। और ऑर्गेनाइजेशन खुद प्रोसेस की शेप डिसाइड करती है कि हमने कैसे सोशल अकाउंटिंग करनी है, राइट, खुद डिसाइड करती है। और किस बेसिस पे डिसाइड करती है, स्टेटेड ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे। तो इसका मतलब जो सोशल अकाउंटिंग है उसकी जो प्रोसेस है वो ऑर्गेनाइजेशन खुद डिसाइड करती है कि कैसे सोशल अकाउंटिंग करनी है। और कैसे डिसाइड करती है, ताकि उसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं जो उसने सेट करे हैं वो अचीव हो सके। तो ऑल एंड ऑल इसका एम क्या होता है, सोशल अकाउंटिंग का एम होता है टू इन्वॉल्व ऑल स्टेक होल्डर्स इन द प्रोसेस। स्टेक होल्डर्स और शेयर होल्डर्स में बेटा डिफरेंस होता है। शेयर होल्डर्स क्या होते हैं, शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। बट स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं? स्टेक होल्डर्स वो सारे पर्संस होते हैं जिनका या तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है ऑर्गेनाइजेशन के साथ। फॉर एग्जाम्पल, कस्टमर्स, एम्प्लॉइज, इन्वेस्टर्स, सप्लायर्स, कम्युनिटीज एंड गवर्नमेंट। तो ये सभी के सभी स्टेक होल्डर्स होते हैं। और अगर शेयर होल्डर वर्ड यूज किया गया तो शेयर होल्डर सिर्फ ऑनर्स के लिए होता है, इक्विटी के लिए, ठीक है। तो इसके अंदर कहते हैं कि जो ये सोशल अकाउंटिंग की प्रोसेस है ना, उसमें सभी को इन्वॉल्व किया जाता है, वो सभी के लिए होती है, कस्टमर्स के लिए, एम्प्लॉयज के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए, सप्लायर्स के लिए, कम्युनिटीज के लिए, एज वेल एज गवर्नमेंट के लिए, ठीक है। तो इसके अंदर किया क्या जाता है, सोशल एंड इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन को मेजर किया जाता है विद द डिफरेंट मेथड्स, ठीक है, कि एक ऑर्गेनाइजेशन क्या सोशल परफॉर्मेंस दे रही है और इन्वायरमेंट के लिए क्या परफॉर्म कर रही है, उसको मेजर किया जाता है, उसको कहा जाता है सोशल अकाउंटिंग। तो मीनिंग क्लियर हो गया आप सबको? फाइन। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है पर्पस, कि सोशल अकाउंटिंग का पर्पस क्या होता है। देखो, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना पर्पस हो सकता है, उनका कोई अपना मोटिव हो सकता है सोशल अकाउंटिंग करने का, ठीक है। जैसे कि वो अट्रैक्ट करना चाहते हैं एडिशनल फंड्स को। फॉर एग्जाम्पल, कि अगर वो सोसाइटी के लिए कुछ करेंगे तो उनकी गुडविल क्रिएट होगी सोसाइटी में, तो फर्दर और इन्वेस्टर्स आएंगे उस कंपनी में पैसा लगाने के लिए या इन्वेस्ट करने के लिए। तो ठीक है, तो ये पर्पस हो सकता है एक। तो
और पर्पस हो सकता है इम्प्रूविंग सोशल एंड एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस, कि वो सोसाइटी के अंदर अपनी सोशल और इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना चाहते हैं और अपनी एक आइडेंटिटी, अपनी एक गुडविल क्रिएट करना चाहते हैं सोसाइटी के अंदर, तो ये पर्पस हो सकता है। लेकिन बट बहुत बड़ी बात होती है, जहाँ पे बट आ गया वहां पे फिर देखना पड़ता है कि अब क्या कहने वाला है ना। तो बट के बाद क्या कहते हैं कि एक एडिशनल फैक्टर है जिसकी वजह से कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशंस सोशल अकाउंटिंग करती हैं। वो क्यों करती हैं? स्पेशली जो फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, दो होती हैं आपको पता है, नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग एंड प्रॉफिट मेकिंग। तो जो स्पेशली प्रॉफिट मेकिंग होती हैं उनके लिए गवर्नमेंट ने मैंडेटरी किया हुआ है सोशल रिपोर्टिंग, ठीक है। तो इसीलिए कुछ ऑर्गेनाइजेशंस इस लॉ को या फिर इस लीगल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए सोशल अकाउंटिंग करती हैं। और इनफैक्ट कुछ कंट्रीज में तो ये लीगल रिक्वायरमेंट है, जैसे कि सबसे बड़ी एग्जांपल है फ्रांस में कहते हैं जिस कंपनी के अंदर 300 से ज़्यादा एम्प्लॉयज काम करते हैं वो डेफिनेटली सोशल रिपोर्ट सबमिट करती है। क्लियर हो गया? तो इसका क्या पर्पस है। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्कोप ऑफ सोशल अकाउंटिंग। तो स्कोप के अंदर काफी सारे एरियाज कवर होते हैं हमारे पास सोशल अकाउंटिंग के। सबसे पहला एरिया हमारे पास कवर होता है नेट इनकम कंट्रीब्यूशन। तो देखो सोशल अकाउंटिंग क्यों करनी जरूरी है, ठीक है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस की हम बात करते हैं तो उसका फॉर मोस्ट जो उसका ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है इनकम क्रिएट करना, रेवेन्यू क्रिएट करना, प्रॉफिट क्रिएट करना, ठीक है। तो वो कैसे क्रिएट होगा? अगर वो सोसाइटी के लिए कुछ करेगी, सोसाइटी में उसकी गुडविल होगी, तभी लोग इन्वेस्ट करेंगे या कुछ परचेज करेंगे उस ऑर्गेनाइजेशन से, ठीक है। तो कहते कोई भी बिजनेस जो है वो सरवाइव नहीं कर सकता जब तक कि वो सरप्लस या प्रॉफिट्स अर्न नहीं कर रहा। तो हम कहते हैं ना ऑब्वियसली कि सर्वाइवल के लिए क्या जरूरी है, प्रॉफिट्स बहुत जरूरी हैं। और दूसरी बात, शेयर होल्डर्स को क्या चाहिए होता है, वो उनको तो हमेशा यही होता है कि हमें कम से कम क्या मिलेगा, कि इफ वी आर इन्वेस्टिंग मनी इन योर ऑर्गेनाइजेशन तो कम से कम हमें क्या मिलेगा, है ना। तो मिनिमम रिटर्न शेयर होल्डर की ये भी टेंशन होती है कंपनी के ऊपर। तो अगर कोई कंपनी फेल हो जाती है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करने से, तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट किसके ऊपर पड़ेगा? उसकी इनकम के ऊपर पड़ेगा। अगर वो सोसाइटी के लिए कुछ नहीं कर रही तो सोसाइटी भी उसको अवॉइड करेगी या मतलब उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी इन द सोसाइटी, ठीक है। तो फिर उसकी इनकम तो सफर करने वाली है, राइट। और इनकम या तो शॉर्ट टर्म के लिए सफर करेगी या लॉन्ग टर्म के लिए, कोई भी केस हो सकता है। तो कहते हैं कि अगर कोई कंपनी फेल हो जाती है ना क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट प्रोवाइड करने में, तो अल्टीमेटली इसका इफेक्ट किसके ऊपर पड़ता है? या तो उसकी सेल्स के ऊपर और ऑन द अदर हैंड उसकी इनकम के ऊपर। तो इसीलिए कहते हैं कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करनी बहुत ज़रूरी है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करेंगे तो सोसाइटी में गुडविल क्रिएट होगी और ऑन द अदर हैंड इन बिजनेस को भी बहुत प्रॉफिट्स और बहुत इनकम जनरेट होगी, राइट। सो दूसरा आता है ह्यूमन रिसोर्स कंट्रीब्यूशन। सेकेंडली इसका स्कोप है कि जो लोग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं उन्हें ऑर्गेनाइजेशन क्या दे रही है, ठीक है, क्या प्रोवाइड कर रही है। दैट मीन्स कि ऑर्गेनाइजेशन का ह्यूमन रिसोर्सेज के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, मतलब उनकी क्या सोच है कि हमारी कंपनी कैसी है, दूसरे लोगों को वो रेफर करेंगे या ये कहेंगे ना ना मेरी कंपनी में मत आना, बहुत ही बेकार है, कुछ नहीं देती हमें, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी चीज होती है कि उसके अंदर काम करने वाले एम्प्लॉयज क्या सेटिस्फाइड हैं। अगर वो सेटिस्फाइड हैं तो वो सोसाइटी में पॉजिटिव ही बताएंगे कि ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छी है, हमारा ख्याल रख रही है, ठीक है। ख्याल कैसे रखा जाता है? कुछ एक्टिविटीज हैं जो हमें ये बताती हैं, जैसे अगर ऑर्गेनाइजेशन फेयर रिक्रूटमेंट करती है तो ऑब्वियसली जो इंटरनल ह्यूमन रिसोर्सेज हैं वो उससे हैप्पी होंगे और वो सोसाइटी में भी यही बात फैलाएंगे। अगर अच्छे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स प्रोवाइड कर रही है तो भी वो अपने ह्यूमन रिसोर्स के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर रही है, ठीक है। अगर वो उनकी एक्सपीरियंस बिल्डिंग में हेल्प कर रही है। अब एक्सपीरियंस बिल्डिंग का क्या मतलब होता है कि इफ आई एम वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन
सिंस लास्ट 4 years, ठीक है, तो मेरा एक्सपीरियंस कैसे बढ़ेगा? अगर मुझे बार बार एक ही सब्जेक्ट दिए जाएंगे तो बढ़ेगा, तो उसमें तो मेरी मास्टरी हो गई, 1 साल में 2 साल में हो गई। तो अगर 4 साल पढ़ाने का मुझे क्या फायदा? 4 साल में एक ही सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ तो उसमें मेरी इंप्रूवमेंट नहीं हो रही। इंप्रूवमेंट कैसे होगी? अगर मुझे रोटेशन वाइज सब्जेक्ट दिए जाएंगे। जॉब रोटेशन का मतलब हो गया कि पहले साल ये सब्जेक्ट्स दिए थे, वो तो मैंने एक बार गो थ्रू कर लिए, अब अगर रोटेट करके दूसरे सब्जेक्ट्स दिए जाएंगे तो दैट मीन्स मेरे एक्सपीरियंस में एनहांसमेंट हो रही है। या जॉब एनरिचमेंट। जॉब एनरिचमेंट का मतलब होता है कि जैसे सिर्फ एक ही बुक ना फॉलो करके टेक्स्ट बुक्स को या रेफरेंस बुक्स को फॉलो करना, उसी कन्फाइंड मटेरियल को और एनरिच करना, ठीक है। मतलब वैसे जॉब एनरिचमेंट का मतलब क्या होता है कि अगर कोई पर्सन कुछ परफॉर्म कर रहा है तो उसकी जॉब को और चैलेंजिंग बना देना, और ज्यादा एडवांस बना देना, उसे जॉब एनरिचमेंट कहते हैं। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन उनके एक्सपीरियंस को बढ़ाने में हेल्प कर रही है तो दैट मीन्स वो सोशल कंट्रीब्यूशन कर रही है। अगर वो उनका वेजेस और सैलरी का लेवल इक्वलेंट दे रही है, मतलब जितना काम ले रही है उसके बदले में बिल्कुल जस्टिफाई कर रही है जो भी उनको वेज या सैलरी दे रही है, तो भी वो क्या कर रही है? सोसाइटी के तरफ कंट्रीब्यूट कर रही है। अगर वो जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही है तब भी ह्यूमन रिसोर्स हैप्पी होगी और बाहर जाके वो पॉजिटिव ही बताएगी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। और उनकी जो ट्रांसफर और प्रमोशन पॉलिसीज होती हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं कि अगर वो अच्छी है, प्रमोशन टाइमली मिल रहा है, ट्रांसफर करते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा भी ट्रांसफर नहीं करते, तो मतलब अगर पॉजिटिव है पॉलिसीज उनकी तो भी एक पॉजिटिव इमेज, एक गुडविल क्रिएट होगी इन द आइज ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है। थर्ड आ जाता है हमारे पास पब्लिक कंट्रीब्यूशन, कि अदर देन ह्यूमन रिसोर्सेज की जो इंटरनली लोग काम कर रहे हैं उनके अलावा सोसाइटी बाहर, ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी में बाहर क्या कंट्रीब्यूट कर रही है, दैट इज इम्पैक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑन इंडिविजुअल्स जो कि आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर, ठीक है। उसके लिए सबसे बड़ी एग्जांपल होती है जर्नल फिलैंथ्रोपी, दैट इज डोनेशन ऑफ मनी टू गुड कॉज। डोनेशन किस किस तरह से हो सकता है? एजुकेशनल पर्पस के लिए डोनेट कर रही है, कल्चरल एक्टिविटीज के लिए या चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अगर वो डोनेट कर रही है तो वो अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल कर रही है, ठीक है, और सोसाइटी के अंदर उसकी एक अच्छी इमेज, एक गुडविल क्रिएट हो रही है। अब एजुकेशनल कंट्रीब्यूशन की बात अगर हम करें, जैसे वो क्लासमेट की नोटबुक्स होती हैं, उनकी एग्जांपल है ना, तो वो कंट्रीब्यूट करते हैं टुवर्ड्स द एजुकेशन ऑफ द पुअर चिल्ड्रन। और निहार शांति आमला की एग्जांपल आती है तो वो भी कंट्रीब्यूट करते हैं टुवर्ड्स द एजुकेशन ऑफ द पुअर चिल्ड्रन, ठीक है। तो सोसाइटी में उनके प्रति एक अच्छी इमेज क्रिएट होती है। और इसकी एग्जांपल क्या है? जैसे वो फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं टू द पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, राइट। और एग्जांपल क्या है? अगर वो हैंडीकैप्ड पर्सन को ट्रेनिंग प्रोवाइड करके उन्हें एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड कर रहे हैं तो भी सोसाइटी में उनके अंदर सोसाइटी में उनके लिए एक पॉजिटिव इमेज क्रिएट हो जाएगी। और अगर वो प्रॉपर टैक्सेस पे कर रहे हैं तो गवर्नमेंट को भी वो हेल्प प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये भी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ही है, ठीक है। देन फोर्थ वी हैव इन्वायरमेंटल कंट्रीब्यूशन, दैट इज कि वो इन्वायरमेंट की तरफ क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। क्लियर? इन्वायरमेंट में क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? लाइक इन्वॉल्व्स इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रोडक्शन, कि जो भी वो प्रोड्यूस कर रही है ऑर्गेनाइजेशन वो कहीं ना कहीं हार्म तो नहीं पहुंचा रही इन्वायरमेंट को, मतलब वो क्या रिसोर्सेज कवर कर रही है, ठीक है, उसकी प्रोडक्शन प्रोसेसेस कैसी हैं, उसका खुद प्रोडक्ट कैसा है। जैसे हम कहते हैं ना, कैसे प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने हैं, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, मतलब ना तो इस तरह की प्रोसेस होनी चाहिए जो कहीं ना कहीं हार्म पहुंचाए, ना ही ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए जो इन्वायरमेंट को हार्म करे। और इनफैक्ट जो रिसाइकलिंग प्रोसेस वो करते हैं वो भी क्या होनी चाहिए, इन्वायरमेंट के लिए पॉजिटिव होनी चाहिए, कभी भी नेगेटिव इम्पैक्ट वो ना डाले इन्वायरमेंट के ऊपर, ठीक है। और ऑर्गेनाइजेशन ने अटेंशन देनी है प्रॉपरली कि उसकी किसी भी प्रोसेस, किसी भी एक्टिविटी की वजह से ना तो एयर पॉल्यूशन हो, ना ही वाटर पॉल्यूशन हो, और ना ही नॉइज पॉल्यूशन हो, इनफैक्ट ना ही इन्वायरमेंट किसी भी तरीके से स्पॉइल हो। क्लियर बेटा? एंड लास्ट इज प्रोडक्ट और सर्विस कंट्रीब्यूशन, तो ये भी उसकी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है
कि किस क्वालिटी के प्रोडक्ट या सर्विसेज वो सोसाइटी को प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। जैसे कि जो प्रोडक्ट वो प्रोवाइड कर रही है क्या उसकी यूटिलिटी है और क्या उसकी ड्यूरेबिलिटी है, अगर है तो कितनी है, क्या वो प्रोडक्ट यूज करने में बिल्कुल सेफ है, उस प्रोडक्ट की सेफ्टी है, मोर ओवर क्या उस प्रोडक्ट और सर्विसेज से कस्टमर सेटिस्फाइड है, ठीक है, क्या ट्रूथफुल है इन एडवर्टाइजिंग, मतलब जो एडवर्टीजमेंट उसने प्रोवाइड करी है क्या वो बिल्कुल ट्रूथफुल है, ट्रू है, कोई गलत बात तो नहीं बताई गई, और जो लेबलिंग एंड पैकेजिंग है क्या वो बिल्कुल कंप्लीट है, क्लियर। तो ये कुछ स्कोप है जो कि सोशल अकाउंटिंग के अंदर कवर होता है। और कहते हैं कि इट इज क्लियर हाउएवर दैट द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एस्पेक्ट, ये जो है ये एक ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है टुवर्ड्स द सोसाइटी, क्लियर। तो कहते हैं जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के एस्पेक्ट्स हैं वो तो मार्केटिंग एंगल से भी बियॉन्ड है। एक होता है ना मार्केटिंग करना, मार्केटिंग का मतलब क्या होता है, लोगों को पता चल सके और लोग हमारा प्रोडक्ट जो है वो रेफर करें। लेकिन अगर एक ऑर्गेनाइजेशन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल कर रही है तो वो भी एक तरह की मार्केटिंग है, इनफैक्ट बियॉन्ड मार्केटिंग है, क्योंकि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल कर रही है तो डेफिनेटली उसकी इमेज सोसाइटी के अंदर पॉजिटिव जाने वाली है, और सोसाइटी को वर्ड ऑफ माउथ से एक से दूसरे को, दूसरे से 10 लोगों को, 10 से 1000 लोगों को पता लग ही जाएगा कि ये ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी के लिए काम कर रही है। तो इनफैक्ट मार्केटिंग एंगल से भी बियॉन्ड है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का एंगल, क्लियर। तो अब हमारे पास आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स में फर्स्ट ऑब्जेक्टिव देखो, सोशल अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, ताकि ये आइडेंटिफाई किया जा सके और मेजर किया जा सके, मेजर क्लियर है आपको, ठीक है, मेजर किया जा सके कि फर्म सोसाइटी की तरफ क्या कंट्रीब्यूट कर रही है। एंड द सेकेंड ऑब्जेक्टिव इज कि फर्म जो भी स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट कर रही है तो कहीं ना कहीं वो सोसाइटी को सेक्रीफाइस तो नहीं कर रही, वो जो भी स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट कर रही है उसकी प्रायोरिटी सोसाइटी होनी चाहिए, मतलब कोई ऐसी स्ट्रैटेजी अडॉप्ट नहीं करनी जिसकी वजह से सोसाइटी को हार्म हो। देन इज ये भी एक ऑब्जेक्टिव है सोशल अकाउंटिंग का, जिससे उसे पता चले कि वो किसी भी स्कार्स रिसोर्सेज को कैसे यूज कर रही है, इफेक्टिवली यूज करना चाहिए ना, ताकि वेस्टेज ना हो, लॉसेस ना हो। तो थर्ड पॉइंट क्या कहता है, इफेक्टिव यूज ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज, क्लियर। अब फोर्थ पॉइंट ध्यान से सुनो, इसी से आपको सोशल अकाउंटिंग का मीनिंग माइंड में बैठेगा। बेसिकली सोशल अकाउंटिंग का जो ऑब्जेक्टिव है या मीनिंग है वो क्या होता है, ये क्वांटिफाई करना कि बिजनेस ने क्या कंट्रीब्यूट किया है टुवर्ड्स द सोसाइटी, कितनी कॉस्ट लगाई है टुवर्ड्स द सोसाइटी, और सोसाइटी ने इन रिटर्न कितने बेनिफिट्स दिए हैं बिजनेस को। आई एम रिपीटिंग इट अगेन कि मेजर पर्पस क्या होता है, मेजर ऑब्जेक्टिव क्या होता है सोशल अकाउंटिंग का, कि एक बिजनेस ने कितनी कॉस्ट बियर करी है सोसाइटी की तरफ और सोसाइटी ने इन रिटर्न कितने बेनिफिट्स दिए हैं बिजनेस को, क्लियर। और लास्ट ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है, स्टेक होल्डर्स अबाउट द रेलिवेंट इंफॉर्मेशन। तो सोशल अकाउंटिंग के बेसिस पे ही स्टेक होल्डर्स को रेलिवेंट इंफॉर्मेशन मिलती है रिगार्डिंग कि ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है टुवर्ड्स द सोसाइटी एंड सोसाइटी क्या कंट्रीब्यूट कर रही है टू द ऑर्गेनाइजेशन। तो होपफुली आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। ये था हमारा ओवरव्यू ऑफ सोशल अकाउंटिंग, राइट। तो बेटा जैसे मैंने प्रेजेंट किया है इसी तरीके से आप एग्जाम्स में भी इसी पैटर्न को फॉलो कर सकते हो। जितना हाईलाइटेड मटेरियल जैसे प्रेजेंट करके इसमें लिखा गया है एज सच आप पेपर में लिख सकते हो। यू विल डेफिनेटली गोइंग टू गेट गुड मार्क्स, राइट। तो जुड़े रहिए इसी तरह से हमारे चैनल थ्योरी गुरु के साथ, विच इज प्रोवाइडिंग बेस्ट कन्फाइंड नोट्स ऑफ कॉमर्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।